नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती में डीवी करवाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डीवी करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की डीवी में तो हो सकता है कि आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाए। तो एक बार प्रोविजनल लिस्ट में आ गए तो उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकती है। तो दोस्तों, क्या क्या वो गलतियां हैं सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डीवी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि समय पर अगर आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, एक टाइम लिमिट जो आपको दी जाती है उसमें अगर आप उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो फिर प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आता है और फिर काफी मुश्किलें या यूं कह सकते हो कि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि ये एलडीसी ग्रेड भर्ती 2024 का हाल ही में डीवी हुआ था, उसका नोटिफिकेशन है और उसमें जो चीजें बताई गई थी, क्या क्या आपको डीवी के लिए करना है, वैसा ही नोटिफिकेशन आपका भी जारी होगा। जैसे ये एलडीसी 2024 का भी जो डीवी हुआ, उसमें साफ साफ लिखा था कि जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें दस्तावेज सहित जो आवश्यक दस्तावेज है उनके सहित भरा जाना अनिवार्य है, सुनिश्चित करना है। और उसके बाद में सूचीबद्ध जो अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन 14/5/2025 से 28/5/2025 तक लगभग 14 दिन का समय था। प्रातः 10 बजे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर 2 जयपुर में किया जाएगा। तो ऐसा ही एड्रेस आपको भी मिलेगा एक। अब हो सकता है कि चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है इसमें कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है तो जिला मुख्यालय पर भी आपकी जो है डीवी हो सकती है। तो आपको अपने जिला मुख्यालय पर जाना होगा। पॉसिबिलिटी यही है, सभी को जयपुर नहीं बुलाया जाएगा, जिला मुख्यालय पे ही आपकी डीवी होगी। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक और समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। जिस दिन आपका डीवी होगा, जो लिस्ट जारी होगी, तो अपने रोल नंबर के अनुसार जिस दिनांक को, जिस डेट को आपका जो डीवी का शेड्यूल है उसी समय आपको पहुंचना है। अगर निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु जो प्योरली प्रोविजनल रूप से चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न है, यानी कि ऐसी की ऐसी सूची आपकी भी इसमें जारी होगी। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये एलडीसी की जो डीवी हुई थी उसमें सारी चीजें दी हुई थी कि जो विज्ञापन संख्या है उसका आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है। इसके बाद में जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसके साथ जो समस्त दस्तावेजों की सौ प्रमाणित प्रति और जो जमा फीस की प्रति अपने साथ लावे, 2 प्रतियों में। इस बात को बहुत ही ध्यान से आप सुने कि जो आपने डिटेल्ड फॉर्म भरा है स्क्रूटनी का ऑनलाइन, उसकी 2 प्रिंट आउट आपको निकलानी है, जिसमें कि लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म में आपको राजपत्रित अधिकारी से ही अटेस्टेड करवाना है। जो पहले आपने करवाया था वैसे ही आप किसी से भी जो राजपत्रित अधिकारी है उनसे करवा सकते हैं, सेम उन्हीं लोगों से भी करवा सकते हैं। और जो भी आपके मूल दस्तावेज है वो तो साथ ले जाने हैं। मूल का मतलब जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो जो आपने फॉर्म में लगाए हैं, स्क्रूटनी फॉर्म में लगाए हैं, या फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब 4th ग्रेड का भरा था, जब जो जो जानकारी आपने दी है वो सारे मूल डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ उसकी 2 फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड, सब प्रमाणित का मतलब आपके उस पे साइन होने चाहिए। और जो लास्ट में आपने फीस कटवाई है उसकी रसीद की भी आपको जो है प्रिंट आउट लेके जाना है दोस्तों, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। अगर किसी की फीस जमा नहीं हो पाई किसी भी कारण से तो उनको क्या करना है कि एक पोस्टल ऑर्डर लेना है 100 रुपए का, सचिव
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग चयन बोर्ड के नाम से, और फिर आपको जो है स्क्रूटनी फॉर्म लेके जाना है। ऑनलाइन अगर सबमिट हो गया तब तो कोई जरूरत नहीं है, आपको वो फीस की रसीद ही ले जानी है। अगर नहीं हुआ है तो ऑफलाइन फॉर्म आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर है वो फिर से भर के ले जाना होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट इसमें आप देख सकते हो कि जो शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, सेवारत अगर आप सर्विस में हैं तो उसके लिए एनओसी, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी है आपके पास, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आदि आवश्यक रूप से साथ लावे। ये सारी चीजें भी आपको लानी है। अगला है कि आप अपना ई आधार डाउनलोड करें जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास पुराना आधार कार्ड है जिसमें क्यूआर कोड नहीं आता था तो वो नहीं लाना, आपको जिस पे क्यूआर कोड है वही लाना है। अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाया है तो ई मित्र से जाकर के या आधार वेबसाइट जो है, ऐप जो है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है कि विस्तृत आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र दस्तावेजों की सौ प्रमाणित प्रति संलग्न परिशिष्ट में निर्धारित जो क्रम है उसके अनुसार आपको संलग्न करनी है। जो आपको एक चेक लिस्ट दी जाएगी, इसमें इसी नोटिफिकेशन के साथ आएगी, उसी क्रम में आपको एक के नीचे एक जो है सारी जो प्रतियां हैं दस्तावेजों की वो रखनी है, सौ प्रमाणित, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी भरना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया तो वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर और उसको फिर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर और कारण सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, अगर किसी कारण से सर्वर की गलती की वजह से या अन्य किसी कारण से आप 23 फरवरी तक नहीं भर पाते हैं तो बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे सभी वीडियो के नीचे जो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप है वो पूरा दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले जो विभिन्न शपथ पत्र यानी एफिडेविट्स हैं और अन्य दस्तावेजों का प्रारूप तथा अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश इसमें संलग्न है। तो इसमें कौन कौन से आपको अलग से फिर एफिडेविट वगैरह ले जाने उनका सारा प्रारूप दिया हुआ है, वो दी हुई आएगी, अभ्यर्थियों की सूची आएगी, शपथ पत्र अन्य दस्तावेजों का प्रारूप आएगा, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश भी जारी होंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब ये देखिए इस तरह की एक जो लिस्ट है, ये लिस्ट किन कैंडिडेट्स की है जो एलडीसी 2024 भर्ती में प्रोविजनल रह गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये कैंडिडेट्स प्रोविजनल रह गए थे अलग अलग कारणों की वजह से। अब किस कारण से ये प्रोविजनल रहे उसकी टिप्पणी भी ये करते हैं, रीजन भी देते हैं। जैसे ये कैंडिडेट RSCIT सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया, नॉट गिवन, एंड बीटेक मार्कशीट नॉट एज सेमेस्टर वाइज। अगर आपने RSCIT का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, वहां पर नहीं प्रस्तुत कर पाए तो भी आपको प्रोविजनल में, या फिर आपने कोई भी ऐसा दस्तावेज जो आपने लगाया फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया 4th ग्रेड के, स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है लेकिन यहाँ प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कोई भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो सकता है दोस्तों, जो आपने फॉर्म में बताया है वो नहीं कर पाए तो प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा। बीटेक के केस में अगर आपने सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर की मार्कशीट वहां उपलब्ध नहीं करवा पाए कि बीच में से एक दो आपने गायब कर दी या कुछ भी हो गया है तो भी आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जब तक कि आप नहीं दोगे तब तक आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा। इसके बाद में RSCIT ओरिजिनल सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, TSP डोमिसाइल
टीएसपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, जो टीएसपी वाले हैं उनको भी इसका ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट की एनओसी सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है। करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट नॉट अवेलेबल, जहां से आपने लास्ट रेगुलर किए, अगर आपने ग्रेजुएशन लगाई है एप्लीकेशन फॉर्म में और स्क्रूटनी फॉर्म में, तो आपको ग्रेजुएशन का ही करेक्टर सर्टिफिकेट माना जाएगा अंतिम संस्थान से। ऐसा नहीं है कि आप 12वीं का लगा देंगे और ग्रेजुएशन आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिखा रहे हैं। अगर आप केवल 12th का एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं तब तो आपका चल जाएगा 12th का करेक्टर सर्टिफिकेट। अन्यथा आपको जिस अंतिम संस्थान में आपने रेगुलर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ भी जिसमें रेगुलर किया है उसका आपको देना होगा। आरएससीआईटी का इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। आरएससीआईटी का कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता। डिस्टेंस या प्राइवेट मोड से की हो तो उसका भी कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता। अगला देखो, एनओसी नहीं अवेलेबल है, एनओसी अवेलेबल नहीं है। फादर्स नेम इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, आधार, एफिडेविट, एप्लीकेशन फॉर्म इज रॉन्ग, गिवन एफिडेविट इज अनसाइंड। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम, पिताजी का नाम या माताजी का नाम थोड़ा सा अलग है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर सेम भी है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स वाला आपका गलत माना जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वाला गलत माना जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है वही सही माना जाएगा। हालांकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में सही है, लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म में या कहीं पे भी अगर आपने गलत दिया है तो उसका एफिडेविट आप पहले से ही बनवा के ले जाना कि जो नाम है, नाम में जो मिस्टेक है उसका पूरा फॉर्मेट हमने आपको दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएगा। अगर किसी के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या संस्था, स्कूल, कॉलेज के नाम में कुछ भी मिस्टेक हुई है डॉक्यूमेंट में, डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट में, तो उसका आप फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, उसका शपथ पत्र एफिडेविट आप बनवा लें 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और है, एफिडेविट इज अनसाइंड। अगर एफिडेविट पर साइन भी नहीं है, जो उसमें आवश्यक साइन होने चाहिए एफिडेविट में, जैसे विवाह वाले में आपके पिता के, ससुर के, साक्षियों के साइन होने चाहिए, तो वो पहले ही होने चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि वहां ले जाके आप बाद में वो एक बार चेक कर लेंगे फिर साइन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अगर कहीं पे भी साइन मिसिंग है तो साइन आप करवा लीजिए या कर लीजिए, साइन होने जरूरी है। अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको साइन के लिए तो आप समझ सकते हो कि जुगाड़ लगा करके भी आप साइन कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट इंस्टीट्यूट का करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। एनओसी, रेजिग्नेशन अगर आपने दिया है तो उसका लेटर भी आपके पास नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का एनओसी अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर के यही प्रॉब्लम आ रही थी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट इंस्टीट्यूट करेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल 10th-12th मेरिट सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अदरवाइज प्रोविजनल में जाओगे जब तक आपके पास नहीं है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ आरएससीआईटी करेक्टर सर्टिफिकेट ज्यादातर लोगों ने नहीं प्रोवाइड कराया। आरएससीआईटी स्मोकिंग और डाउरी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एफिडेविट आर नॉट अटेस्टेड, तो ये तो आपको बनवा ही लेने चाहिए समय पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पोस्टल ऑर्डर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, चाइल्ड रिलेटेड एफिडेविट, ये कुछ भी इन्होंने ऑफलाइन करवाया होगा, तो इन्होंने पोस्टल ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं लगाया। इसी तरीके से करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ एक ही कॉपी इन्होंने लगाई, तो एक कॉपी की वजह से भी प्रोविजनल में जा सकते हो आप। तो कॉपी दो रखनी है आपको, गेजेटेड की दो लेके जाने हैं आपको, इस चीज का ध्यान रखना है। करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूट का नहीं है तो ये लिया है आप जा जाके अपने जहां पे भी किए। इसके बाद में देखिए दोस्तों, लेटेस्ट ओबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, यानी पुराना ओबीसी का जाति प्रमाण, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है, एससी एसटी का तो लाइफ टाइम है, तो इनको कोई जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है सबको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, जो भी कैटेगरी आपकी, आपका जाति प्रमाण पत्र आवेदन की जो अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2000 2025, तो इससे एक साल पहले तक का आपके पास जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। उससे पुराना है तो आपको जो एक फॉर्मेट दिया हुआ है जाति शपथ पत्र का, वो देना है। अगर उससे भी काम नहीं होता है, ज्यादा पुराना है आपका,
3 साल से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 साल तक तो आप जाति शपथ पत्र लगा सकते हो। उससे ज़्यादा पुराना है तो दोस्तों आपको लगाना है फिर 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट। इस चीज का आपको ध्यान रखें, ये पहले ही बना लें, बाद में दिक्कतें आ सकती है आपको। इसके अलावा दोस्तों देखिए, डोरी रिलेटेड एफिडेविट नहीं दिया, बोनाफाइड कास्ट और आरएससीआईटी। अगर किसी का मूल निवास, दोस्तों मूल निवास अगर आपके पास नया है, पहले का गुम हो गया या आपको उसके रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी नहीं पता है, नया बनवाया है, तो एफिडेविट तो लग जाएगा दोस्तों। लेकिन अंतिम तिथि से पहले का मूल निवास जो है वो अनिवार्य मांगा गया है, अनिवार्य है। अंतिम तिथि से पहले का जो मूल निवास है वो आप कैसे भी करके निकलवाइए, अदरवाइज एफिडेविट तो आपका लगेगा ही लगेगा अगर आपके पास पुराना मूल निवास है ही नहीं। क्या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं तो वो नया निकल जाता है, पुराना वाला ही निकल जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है पुराना, तब आप नया वाला तो लगाओगे, साथ में एफिडेविट लगेगा। अगर आपके पास 1 साल या पुराना मूल निवास है और आपने नया बनवा लिया है, तो दोनों की आप क्या कर सकते हो, प्रतियां लगा सकते हो, नए और पुराने दोनों की एक साथ। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पुराना वाला गुम हो गया या आपने कभी बनाया ही नहीं था 19 अप्रैल 2025 से पहले, तो उस स्थिति में एफिडेविट आपको देना ही है। कास्ट में भी सेम आपको बता ही दिया, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें। आरएससीआईटी मार्कशीट नोट प्रोवाइडेड। अब आरएससीआईटी की वैसे तो कोई मार्कशीट होती नहीं है दोस्तों, आपने जब रिजल्ट आया था तब अगर उसको डाउनलोड करके रखा है तब तो आपके पास वो मार्कशीट होती होगी। तो ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं होती, क्योंकि अलग से कोई मार्कशीट जो है वर्धमान ओपन वाले जारी नहीं करते हैं। तो इसमें आरएससीआईटी का जो सर्टिफिकेट है वो ही आपको प्रोवाइड करवा देना है एज अ मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट अलग से वर्धमान ओपन वाले जारी नहीं करते हैं। अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो वीएमओयू से और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर अलग से कोई मार्कशीट वो आरएससीआईटी की दे सके तो, या जहां से आपने किया था जिस सेंटर से, वहां पर जाकर के आप पता कर सकते हो कि अलग से रिजल्ट वाली मार्कशीट मिल सकती है क्या। अदरवाइज आप जो आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट है उसमें परसेंटेज तो आपके दिए हुए होते हैं, तो उसे ही कंसिडर कर लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों दिक्कत ज्यादातर कहाँ आती है, अगर एफिडेविट वगैरह में आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो तो एनओसी ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं है, किसी ने अगर सेंटर का लगाया है तो वो नहीं चलेगा, आपको स्टेट वाला ही लगाना है दोस्तों। कहीं सोचते हैं कि हम तो सेंटर वाला लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, मदर्स नेम इज डिफरेंट इन ईडब्ल्यूएस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखें, इसका भी आप एफिडेविट बना लें या नाम सुधरवा लें, अभी भी समय है। आरएससीआईटी और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, गेजेटेड ऑफिसर का सीसी नहीं है। तो देखिए, ये सारे रीजंस की वजह से प्रोविजनल में जा सकते हो आप। गवर्नमेंट जॉब एनओसी, ओरिजिनल आरएससीआईटी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आरएससीआईटी में दोनों में से एक होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ज्यादातर इन्हीं का आ रहा है। करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है और बीएससी की डिग्री अटैच नहीं है। अगर कोई डिग्री आपके पास नहीं आई है तो उसकी प्रोविजनल जो डिग्री आती है पहले रिजल्ट जारी होने के बाद, वो लगा दो। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो जा करके ले आओ, अगर नहीं ले आए हो तो उसे लगाना ही नहीं है। अगर आपने प्रोविजनल डिग्री भी आपके पास नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, तो ग्रेजुएशन आपको दिखाना ही नहीं है, और दिखा दी है तो फिर उसमें आपको गलती है आपकी, एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद में दोस्तों अगला, गवर्नमेंट जॉब ओरिजिनल जो एनओसी नहीं है, एनओसी नहीं है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, स्टेटस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट क्लियर, प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन रिक्वायर्ड। आपने इधर उधर से कहीं से भी कंप्यूटर डिप्लोमा कर लिया जिनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, कोई फेक इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो आपको नहीं लगाना। उसका पहले पता कर लेना है कि उसको मान्यता मिली हुई तो है क्या। ज्यादातर के आरआरसीआईटी वाली ही प्रॉब्लम इसमें रही, क्योंकि हो सकता है ये आरआरसीआईटी करते करते इन्होंने लगा दिया था।
तो दोस्तों आपको हमने सारी चीजें बताई दी। इसके बाद में भी क्या है दोस्तों कि अगर मान लो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी मिस्टेक है तो सारे फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको एफिडेविट्स बनवा करके ले जाने हैं, ताकि वहां पर आपको दिक्कत ना हो। वहां पे भी बनवा सकते हैं आप, लेकिन परेशान हो जाओगे दोस्तों, इसलिए एफिडेविट पहले ही बनवा के ले जाओ हर चीज का। ऐसा मत सोचना कि भाई छोटी सी तो मिस्टेक है क्या होगा, छोटी सी मिस्टेक में आप प्रोविजनल में जा सकते हो, क्योंकि अगर समय पर आप उपलब्ध नहीं कराओगे तो आपको समय दिया जाएगा, 10 बजे बुलाया जाएगा तो समय दिया जाएगा। अब वो कितना समय दिया जाएगा वो उन पे निर्भर करता है, उस समय में आपको बनवा करके देना है। अब कोई भी चीज अगर गलत है, मिस्टेक है, कुछ ऊपर नीचे है, तो एफिडेविट बनवा लीजिए अभी से, सबसे बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के लिए जो दिशा निर्देश थे उसमें भी आप देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे। लगभग यही डॉक्यूमेंट्स आपसे भी मंगवाए जाएंगे। एक तो शैक्षणिक योग्यता जो भी आपने लगाई है फॉर्म में, उसकी सारी जो संपूर्ण अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र की प्रतियों सहित, ठीक है, ओरिजिनल और प्रतियों सहित। जन्म तिथि की सत्यापन के लिए आपको जो है अंक तालिका 10वीं की चलेगी। मूल निवास की जो है प्रमाण पत्र की प्रति और अनुसूचित टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में विशेष मूल निवास। जाति प्रमाण पत्र जो है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग, इनके लिए सबके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। जो एससी, एसटी आदिम जाति है इनके लिए जो सक्षम स्तर का जो है प्रमाण पत्र चाहिएगा। और अगर जो तारीख दी हुई है उससे पहले का अगर आपके पास है तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का जारी किया हुआ प्रस्तुत करना है। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र है तो शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अगला देखिए दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिखित जो आपको एक प्रारूप दिया है उसके अनुसार हिंदी अंग्रेजी में सब लिखित है पैराग्राफ अपलोड करें, उसकी मूल प्रति भी साथ लाने। 2, विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो जो आपने अपलोड की है और आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है आपका अन्य जो प्रमाण पत्र है, इनमें से जो भी लागू हो, जैसे कि विधवा वाला है तो उसकी स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए साक्ष्य के रूप में, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, पति पत्नी की कोई संयुक्त आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या प्रमाणित दस्तावेज जिसमें पति और पत्नी दोनों का उल्लेख होना चाहिए। अभ्यर्थना जो है इस श्रेणी की वो पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा। जो विधवा है या अन्य जो महिलाएं हैं, परित्यक्ता है, वो उनके लिए सक्षम न्यायालय की जो डिग्री होनी चाहिए परित्यक्ता में, तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी है। संयुक्त आईडी आपको प्रस्तुत करनी है पति पत्नी की। इसके अलावा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में जो घोषणा है वो पत्र भी आपको करना है अपलोड और लेके जाना है। निःशक्त जन के मामले में सक्षम अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो और उसकी प्रति भी लेके आनी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में जो भी तारीख दी है अंतिम तिथि, उसमें सक्षम स्तर के जो है प्रमाण पत्रों और उनकी प्रतियां लानी है। आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में भी जो सेवानिवृत्ति आदेश, डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति, सौ घोषणा पत्र, वचनबद्ध भी आपको लेके आना है। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, प्रथम सेट के साथ ही दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरे सेट के साथ फोटो प्रतियां लगानी है। एक में तो आपको फोटो कॉपियां लगा देनी है और एक में आपको ओरिजिनल रखने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। एक तरफ ओरिजिनल आ जाएंगे, एक तरफ फोटो कॉपीज आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 सेट बन जाएंगे आपके। इसके बाद में अंतिम जो शैक्षणिक संस्था है उसके द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र हस्तलिखित जो बोर्ड की वेबसाइट पर है, तो इसमें भी प्रथम सेट के साथ मूल आ जाएगा आपका, यानी जितने भी आपने प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, एफिडेविट ओरिजिनल बनवाए हैं वो तो एक सेट में आ जाएंगे। ठीक है, एक तरफ के, और दूसरे सेट में जो भी प्रतियां हैं, 2-2 फोटोकॉपीज वो आ जाएगी। इसी तरीके से जो भी सर्टिफिकेट है नोटरी द्वारा सत्यापित होने चाहिए
और जो दस्तावेज स्वयं जांच कर अपलोड करवाए जाने, फर्जी कूट रचित पाए जाने पर आवश्यक जो कार्रवाई किए जाने वाले, ये सारे प्रथम सेट के साथ मूल एफिडेविट्स आ जाएंगे, दूसरे सेट के साथ उनकी फोटोकॉपीज आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका है कि विवाह होने की स्थिति में जो विवाह का पंजीयन है उसकी प्रति भी आपको लेके आनी है, ठीक है। और अभ्यर्थी सभी, आप ओरिजिनल तो सारे ही ले जाना, प्रति तो ले जानी है दो दो। सभी शैक्षणिक जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर। इसके बाद में आपको अगर नाम में देख लीजिए, नाम में वर्तनी या स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। अगर किसी भी नाम में वर्तनी या स्पेस संबंधी अंतर है तो शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। स्पेस भी यहाँ दिया हुआ है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। स्पेस अगर होता है तो भी, जैसे अगर आपके पिताजी का नाम श्याम लाल श्याम लाल शर्मा है, ठीक है, श्याम और लाल अलग अलग हैं, लेकिन अगर फॉर्म में श्याम लाल एक साथ लिखा हुआ है, श्याम लाल लिखा है, उस स्थिति में भी आपको एफिडेविट पहले ही बनवा लेना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ रूल्स में लिखा हुआ है। इसके बाद है अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन, जो निरीक्षा परिनिरीक्षा पत्र है यानी स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना है, स्वयं की आईडी प्रूफ के भी 2 फोटोकॉपी करवा लेना आप। दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नों और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्ति से कार्यालय में जो निर्धारित दिनांक और समयावधि में आपको उपस्थित होना है, जो कि आपको बता दिया जाएगा। अगर आप समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी, कब कब आप प्रोविजनल में जा सकते हो। इसके बाद में भी आपके कोई डाउट है, एक ये और है कि दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो आप अपने वकील से जरूर इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस कर लें, उसके बाद में ही आप स्क्रूटनी फॉर्म भरें या डीवी के लिए जाएं। वहां अगर आप अपने केस की जानकारी रखते हो तो, हालांकि रूल तो ये है कि केवल एफआईआर में नाम होने से जो है वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको पता है ये सरकारी तंत्र है, इनका कोई भरोसा नहीं है। आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल सकते हैं अगर एफआईआर में नाम ही है केवल, तो कोशिश करें नाम हट जाए या फिर पुलिस वेरिफिकेशन में वो ना आ पाए। अब वो कैसे ना आ पाए वो आप खुद समझदार हो, उसकी कोशिश आप करें अगर ऐसा होता है तो। अदरवाइज हो सकता है कि आपको प्रोविजनल लिस्ट में तब तक रखा जाए तब तक वो केस में से आपका नाम ना हट जाए या उसका फैसला ना हो जाए, तो काफी दिक्कतें उस मामले में हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। फिर भी कोई जानकारी बच गई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ जरूर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।